नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 जून सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी, बिजली के नए सब स्टेशन बनेंगे तो वहीं पुराने खंभों को भी बदला जाएगा। हरियाणा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन के लिए फिर खुला पोर्टल, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। आज से सभी स्कूल रहेंगे बंद, गर्मियों की छुट्टियां हुई शुरू, 1 महीने बाद दोबारा से खुलेंगे स्कूल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, मेरिट लिस्ट से बाहर हुए 964 क्लर्कों को किया जाएगा बहाल। ऑपरेशन शील्ड, जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल, पाकिस्तान से सटे राज्यों में ब्लैकआउट, एयर स्ट्राइक की ड्रिल पूरी। शिक्षा मंत्री बोले, स्टूडेंट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, खराब टैबलेट मामले पर जल्द फैसला लिया जाएगा तो वहीं एडवांस फीचर्स सहित होंगे अपग्रेड। हरियाणा को वर्ल्ड क्लास सिख यूनिवर्सिटी की सौगात देने की तैयारी, जींद जिले में 152D हाईवे के किनारे 750 एकड़ जमीन चयनित। और जल्द ही UPI ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जून से मिल सकती है नई सुविधा, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा निकाला जा सकेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बरसात के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा और 3 जून तक लगातार बरसात की संभावना है। आज यानी 1 जून को 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में बरसात के आसार जताए गए हैं। वहीं कल यानी 2 जून को 14 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात के अलावा जींद, हिसार, रोहतक, झज्जर, पानीपत, सिरसा और फतेहाबाद में भी बरसात की संभावना जताई गई है। तो वहीं 3 जून को लगभग पूरे हरियाणा में बरसात के आसार हैं। 2 जून की रात से लेकर 4 जून के दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल में चाइल्ड काउंसलर के पदों पर भर्ती की जा रही है। जिला विविध सेवा प्राधिकरण पलवल के जिला मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र में पूर्णतः अनुबंध के आधार पर बाल परामर्शदाता के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदक समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 जून है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा सरकार में बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें बिजली एवं परिवहन विभाग के लिए कई जरूरी खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक के दौरान बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा नए सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, पुराने व जर्जर हालात में पहुंच चुके बिजली के खंभों को बदला जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में आई आंधी व बेमौसम बरसात पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में जितने भी बिजली के सब स्टेशन स्थापित किए जाएं तो जगह इत्यादि के संबंध में संबंधित अधिकारियों व विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए बिजली निगमों द्वारा बिजली के सब स्टेशन एवं पोल इत्यादि की स्थापना की जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता पूर्वक व समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मौसम को मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मौसम से संबंधित जानकारी रखनी होगी और मौसम विभाग के अधिकारियों से तालमेल रखना होगा। हरियाणा में स्कॉलरशिप प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। महानिदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन पंचकुला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा SC व BC श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार हरियाणा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं पास करके ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, ANM, GNM व D फार्मा आदि कोर्स को चुनते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। सरकार द्वारा SC व BC श्रेणी के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इस स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे विद्यार्थी अब 1 जून से 7 जून के दौरान आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले यह तिथि 2 मई निर्धारित की गई थी। अब विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए पोर्टल को दोबारा से खोलने का फैसला लिया गया है। अहम दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, फोटो और साइन, इनकम सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फैमिली ID, कॉलेज फीस स्लिप और अगर द्वितीय वर्ष में है तो प्रथम वर्ष का रिजल्ट भी चाहिए होगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है। वह इसमें हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि साल 2019 में चयनित और पिछले 5 सालों से सेवा दे रहे क्लर्कों को उनके पदों पर न्यायसंगत रूप से बहाली दी जाए। यह निर्णय जस्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल बेंच ने दिया है। साल 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 964 लोअर डिवीजन क्लर्क को निकाल दिया था। यह मामला उन्हीं से संबंधित है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनेक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था, मगर कुछ समय बाद मेरिट लिस्ट में संशोधन किया गया। इस संशोधन की वजह से कुछ अभ्यर्थियों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जिसके चलते उन्हें सर्विसेज से बाहर करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 29 मई 2024 यानी पिछले साल हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में साफ किया था कि चूंकि अभी तक सभी 964 पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे में जिन योग्य उम्मीदवारों को हटाया गया है उन्हें उसी सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत रिक्त पदों में समायोजित किया जाए। लेकिन इस आदेश के बाद भी सरकार और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN ने फिर से विज्ञापन जारी कर नए सिरे से भर्तियों की शुरुआत कर दी थी। इस निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर अदालत के दरवाजे की शरण ली थी। पूरे प्रदेश में आज यानी 1 जून से स्कूलों की गर्मियों की 1 महीने के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से दोबारा से स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बीती 19 मई को प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टी संबंधी लेटर जारी किया था। लेटर के अनुसार प्रदेश में 1 जून से सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, वहीं 1 जुलाई को स्कूल दोबारा से खुलेंगे। लेटर में जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को लिखा गया है कि वे इस दौरान सुनिश्चित करें कि सभी प्राइवेट स्कूल भी बंद रहें। सभी को इसकी अनुपालना करनी अति आवश्यक है। कई बार प्राइवेट स्कूल संचालन अपनी मर्जी करते हैं और छुट्टियों के दिनों में भी बच्चों को बुलाते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि इसके अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्कूलों की 1 महीने की छुट्टियां हो जाने पर बच्चों में खुशी है, तो वहीं बच्चों ने इन छुट्टियों में मामा व नाना के घर जाने तथा कई बच्चों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया हुआ है। हवाई हमलों से बचाव और युद्ध होने की स्थिति में रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में शनिवार को 15 मिनट का ब्लैकआउट कराया गया। इसके लिए रात 8 बजे का टाइम तय किया गया। इससे पहले मॉक ड्रिल कराई गई। शाम 5 बजते ही सभी जिलों में सायरन बजना शुरू हो गई। लघु सचिवालय और अन्य जगहों पर ड्रोन अटैक और धमाके कराए गए। यहाँ 30 सेकंड के अंदर ही एम्बुलेंस पहुंच गई। पुलिस, SDRF समेत कई अन्य टीमों ने लोगों को एक एक बिल्डिंग से बाहर निकाला। लोगों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में ब्लैकआउट के दौरान पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा। महेंद्रगढ़ में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट कराया गया। हालांकि कुछ जगह लाइटें जलती हुई दिखाई दी। वहीं नूंह, करनाल, जींद और नारनौल में भी ब्लैकआउट का असर नहीं दिखा। चरखी दादरी में भी स्ट्रीट लाइट जलती रही। झज्जर और फरीदाबाद में भी ब्लैकआउट का मिला जुला असर दिखाई दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मेरी चुप्पी पार्टी के फायदे के लिए ही थी। मेरे साथ उस समय जो हुआ उससे मैं नहीं चाहती थी कि कुछ बोलूं। अगर मैं इलेक्शन के बीच कुछ बोलती तो पार्टी को ही नुकसान पहुंचता। सभी को पता है मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह से चुनाव लड़ा गया। पार्टी ऐसे मामलों को देख रही है। हिसार में अपने पैतृक आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि संगठन से कार्यकर्ताओं को पहचान मिलती है, पर पिछले 1 दशक से अधिक समय से हरियाणा में संगठन नहीं बन सका। फिर भी कार्यकर्ता बिना किसी संगठन के दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में आते आते रह गई। अगर संगठन होता तो पार्टी और अधिक मजबूती से चुनाव लड़ती। जब किसी पार्टी का संगठन होता है तो जमीन पर मजबूती से खड़ी हो सकती है, पर बिना संगठन के सब अपना अपना काम कर रहे थे। अपने ही लोग अपने ही उम्मीदवार को हराने में लगे हुए थे। हरियाणा में बढ़ रहे नशे को लेकर सांसद ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, पर सरकार बताए नशा क्यों बिक रहा है, कौन बेच रहा है और कैसे बेच रहे हैं। इस मामले में शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे सफर का एक नया अध्याय लिख रहा है। इसके निर्माण से दक्षिणी गुरुग्राम इलाके में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक दबाव कम करने में बड़े स्तर पर मदद मिली है। खेड़की-दौला टोल प्लाजा से जहां पहले रोजाना औसतन 85,000 वाहन निकलते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 60,000 के आसपास रह गई है। यानी 25,000 के आसपास वाहनों की संख्या में कमी आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से चालू होने पर रोजाना औसतन 1.5 लाख से ज्यादा वाहन सफर करेंगे। इससे खेड़की-दौला से लेकर राजीव चौक तक दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से पहले मानेसर और द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में रहने वाले लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना मजबूरी थी, लेकिन अब ज्यादातर वाहन चालक किसी न किसी रास्ते से होकर द्वारका एक्सप्रेसवे पर एंट्री करते हुए दिल्ली के सफर को पूरा कर रहे हैं और उन्हें खेड़की-दौला टोल प्लाजा पर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी वजह से खेड़की-दौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक दबाव में काफी हद तक कमी दर्ज की गई है।
ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे के दौरान एयर स्ट्राइक, अटैक और ब्लैकआउट की ड्रिल को पूरा किया गया। सबसे पहले सभी 6 राज्यों के कई जिलों में एयर स्ट्राइक, फायरिंग, इमारत में आग लगने की स्थिति से कैसे निपटा जाए इसकी ड्रिल को पूरा किया गया। पुलिस प्रशासन, SDRF, फायर ब्रिगेड और वॉलंटियर्स की टीमें इसमें शामिल हुई। ड्रिल के दौरान इमारत में आग लगने पर लोगों को बाहर निकालने, घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर मेडिकल हेल्प देने, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेजने, इमारतों में लगी आग पर काबू पाने की ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान बिना देर के क्विक रिस्पांस देने पर फोकस किया गया। रात 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच इन राज्यों में ब्लैकआउट रहा। सायरन बजने के साथ ही कई जिलों में 15 मिनट तो कहीं 20 से 25 मिनट तो कहीं 30 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग करती रहीं, लोगों को सतर्क किया गया। इन राज्यों में पहले ये मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से टाल दिया गया और अब ये जाकर 31 मई को संपन्न हुआ। गुरुग्राम में शनिवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 32 वर्षीय व्यक्ति एसीएल टावर का रहने वाला है, जिसने हाल ही में तमिलनाडु की यात्रा की थी। उनकी कोविड-19 जांच पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरा मामला DLF सिटी फेज 1 की 44 वर्षीय महिला का है, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जबकि तीसरा मामला वाटिका इंडिया नेक्स्ट की 28 वर्षीय महिला का है। इनके भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। बुखार नहीं टूटने और कोविड-19 के लक्षण पाए जाने के बाद इन तीनों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें पुरुष और दोनों महिलाएं पॉजिटिव निकली। स्वास्थ्य विभाग ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल के तहत निगरानी में रखा गया है। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों में 2.5 साल बाद तेजी देखी जा रही है। मई महीने में 19 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 12 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर राजलीवाल ने लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने टीकाकरण और बूस्टर डोज लेने की भी अपील की। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने को कहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने प्रदेश में बच्चों को बांटे गए खराब पड़े टैबलेट पर जल्द फैसला लेने की बात कही है। उनके मुताबिक टैबलेट को और एडवांस बनाया जाएगा, ताकि बच्चे उसका गलत इस्तेमाल न करें और भटके नहीं। इस पर काम चल रहा है। कुरुक्षेत्र के पीपली में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में आई शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि सभी टैब खराब नहीं है। कुछ छात्रों ने जल्दबाजी में उनके लॉक तक तोड़ दिए हैं। कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा एडवांस होकर चलने लगते हैं। इन सभी को लेकर सरकार प्लान बना रही है। टैब का इस्तेमाल सिर्फ शिक्षा तक सीमित करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी हो मगर वे भटके नहीं, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। इस प्रक्रिया पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। बता दें कि प्रदेश में करीब 700 करोड़ रुपए के टैब खराब पड़े हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रदेश को वर्ल्ड क्लास सिख यूनिवर्सिटी की सौगात देने की तैयारी कर रही है। कमेटी के नवनियुक्त प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने अपनी कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के लिए जींद जिले में 152D हाईवे के किनारे 750 एकड़ जमीन चयनित की गई है। झिंडा ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित की जाएगी। हालांकि नाम को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। संस्थान को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के मॉडल का भी स्टडी की जाएगी। झिंडा ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि सिख धर्म, अध्यात्म, पर्यावरण संरक्षण और संतुलित जीवन शैली को भी बढ़ावा देगी। संस्थान की रूपरेखा तैयार करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स और शिक्षाविदों से भी बातचीत चल रही है। 6 जून को उनसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। यूनिवर्सिटी पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। यह पूरा प्रोजेक्ट संगत के सहयोग से तैयार किया जाएगा। सरकार से किसी तरह का बजट नहीं लिया जाएगा। हालांकि परमिशन और कागजी प्रक्रिया के लिए सहयोग अवश्य लिया जाएगा। झिंडा ने बताया कि कमेटी छोटे बच्चों को सिख इतिहास से जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाएगी। उनका मानना है कि बचपन में पड़ी शिक्षाओं का प्रभाव जीवन भर रहता है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO इस महीने यानी जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। EPFO 3.0 के तहत PF खाता धारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे। यह पूरी तरह से बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है, जिससे कि वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरत
जरूरतें पूरी कर सकता है। वहीं पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। वर्तमान में सिरसा से चूरू का सफर करने में काफी समय लगता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इस नए हाईवे के बनने से लोगों को एक नया, सीधा और सुगम मार्ग मिलेगा। यह सड़क सिरसा से शुरू होकर जमाल, फेफाना, नौहर और तारानगर होते हुए चूरू तक पहुंचेगी। शुरुआती चरण में 34 किलोमीटर की सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि आगे की योजना सर्वे के बाद तय की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह हाईवे भविष्य में नेशनल हाईवे नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचना और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इस सड़क के निर्माण से सिर्फ निजी वाहन चालकों को ही नहीं, बल्कि बस यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। फिलहाल सिरसा से चूरू के लिए बस सेवा सीमित है और खराब सड़कें यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। छोटे कस्बों और गाँव के लोग आसानी से बड़े शहरों से जुड़ सकेंगे, जिससे कि उनके रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। यह नया मार्ग नौहर, तारानगर और चूरू को सीधा हरियाणा से जोड़ेगा, जिससे व्यापार और कृषि गतिविधियों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। यह हाईवे खासतौर पर कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। सिरसा और नौहर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कपास और गेहूं की खेती होती है, जबकि चूरू और आसपास के इलाकों में सरसों और बाजरा का उत्पादन होता है। इस सड़क के जरिए किसान अपनी फसलें जल्दी और कम लागत में मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। वर्तमान योजना के अनुसार यह सड़क शुरुआत में 15 फीट चौड़ी होगी, लेकिन भविष्य में इसे 2 और फिर 4 लेन में विस्तार किया जाएगा। जब भी किसी इलाके में नई सड़क या फिर हाईवे बनता है तो वहाँ की जमीनों के दाम भी बढ़ने लगते हैं। इसी तर्ज पर सिरसा, नौहर, तारानगर और चूरू के इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट में उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में नई सड़क बनने के बाद यहाँ नए रिहायशी और व्यावसायिक प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।